Thank you, Arun ji. Now, Sri Naresh Kashyap. धन्यवाद महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश की सरकार का वो दस्तावेज है जिसके आधार पर सरकार की नीतियों का संचालन देश में होता है। और इस प्रस्ताव पर हमारे सदन की सदस्य श्रीमती रेणुका चौधरी जी ने यह प्रस्ताव पेश किया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली जी ने भी अपने सारगर्भित विचार सदन के सामने रखे। महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जरिए सरकार ने जो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास सदन में कराया है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसका कुछ लाभ देश को मिल सके, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुद्दे हमारे देश में शेष हैं, जिन पर चर्चा की जानी, जिनको शामिल किया जाना हमें बहुत जरूरी लगता है। देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में ले जाने के लिए हमारा मत है कि इसके लिए हर वर्ग, हर तबके के विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। केवल एक आर्थिक पहलू पर हम सफलता अर्जित करके देश को खुशहाली और तरक्की की दिशा में ले जाने में सफल हो सके, शायद कई बार यह मुमकिन नहीं हो सकता है। इसलिए हमें देश में अभी और बहुत कुछ करना और बहुत कुछ सोचना बाकी है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में मनरेगा की स्कीम का हवाला देते हुए देश के करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात को प्राथमिकता दी। हम भी इस बात को महसूस करते हैं कि मनरेगा की स्कीम अगर सही मायनों में धरातल पर लागू हो और कुछ आवश्यक बदलाव करके सरकार का कुछ बजटीय और विस्तार हो सके, तो शायद इस मनरेगा की स्कीम का लाभ वास्तविक तौर से धरातल पर मिल पाना संभव हो सकता है। जमीन पर हमने इस बात को महसूस किया, अगर मैं उत्तर प्रदेश में मनरेगा की स्कीम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूं तो 120 रुपए प्रतिदिन की एक स्कीम हमारे प्रदेश में लागू की गई और
सरकार ने इस बात को बहुत प्राथमिकता के साथ देश के सामने रखा कि बेरोजगार लोगों के लिए हम एक रोजगार की योजना दे रहे हैं। महोदय, लेकिन सरकार ने शायद इस बात पर थोड़ा ध्यान और दिया होता कि आखिर ये रोजगार की स्कीम के दिन कितने निश्चित किए हैं। 120 रुपया रोजगार प्रतिदिन के हिसाब से केवल 100 दिन का एक निश्चित समय सरकार ने निश्चित किया। मान्यवर, बाकी 260 दिन उस बेरोजगार गरीब को रोजगार कहां से उपलब्ध होगा, सरकार ने अगर इस पर भी चिंता करने की जहमत की होती तो वास्तव में करोड़ों परिवारों को भुखमरी के चंगुल से निकाला जा सकता था। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं कि यह बात ठीक है, अपने आर्थिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीम निकाली। आपने किसानों के विकास के लिए बजट का विस्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारी चीजें आपने रखी, लेकिन देश के ग्रामीण आंचल से जुड़े हुए वो 70% लोग जो खेत और खलिहान के साथ जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अगर देश में सही विकास की गति को पहचानने की जरूरत सरकार महसूस करती है तो कम से कम इस मनरेगा की स्कीम की सीमा 100 दिन से बढ़ाकर 360 दिन या 365 दिन करने पर विचार करना चाहिए। 120 रुपया आज के महंगाई के दौर में, जबकि प्रति महीने ये मालूम नहीं होता कि कितने बार पेट्रोलियम के दाम बढ़ाए जाएंगे, ये अनुमान नहीं होता कि पेट्रोल डीजल कितनी मर्तबा महंगाई के और ज्यादा चंगुल में फंसेगा। ऐसे में 120 रुपए की राशि महंगाई के दौर में कम लगती है। मैं इस बात का, इस मत का समर्थक हूं कि सरकार इस धनराशि को बढ़ाने में संवेदनशीलता दिखाए। 120 रुपए के मुकाबले अगर 250-300 रुपए की भी योजना लाने का इरादा सरकार रखे तो शायद मनरेगा की स्कीम का लाभ देश के लोगों को मिल सकता है। महोदय, राष्ट्रपति महोदय जी ने अपने अभिभाषण में खुशी का इजहार करते हुए यह लिखा कि गरीबों की गरीबी को दूर करने के लिए मेरी सरकार संकल्पित है। हम इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। पूरा देश सरकार के इस मत का समर्थक है। हम लोग भी समर्थन करते हैं कि हमारे देश में गरीबी किसी भी अवस्था में
नहीं होनी चाहिए, लेकिन सदन को आज इस बात पर भी चिंता करनी पड़ेगी कि 30% लोग आज भी ना उनके पास खेत है ना काम है। देश की एक बड़ी आबादी, बड़ा समूह जो खेत और काम से भी महरूम है, इस बड़े वर्ग के विषय में राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण में कोई झलक हमें देखने के लिए नहीं मिली। और इसी सदन में अनेकों बार इस बात पर चर्चा हुई है, भले ही हम विकासशील देश होने का दावा करें, भले ही हमारी सरकार देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की बात कहे, हम भी कहते हैं और इसलिए भी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहीं ना कहीं हमारी प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए, लेकिन सच्चाई थोड़ा सा इससे अलग है। जब हम देश के गरीबी के आंकड़ों पर चर्चा करते हैं तो जो सच्चाई निकल कर आती है वो सच्चाई बहुत ही दिल को दहलाने वाली होती है। 75 करोड़ लोग आज भी जिनकी दैनिक आमदनी का औसत 20 रुपए से 40 रुपए के मध्य निकलता है, 20 रुपए प्रतिदिन आमदनी करने वाला परिवार इस महंगाई के जबर समय में अपने आप को विकास के साथ कैसे जोड़ेगा? सरकार को इस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान करने की आवश्यकता है। और महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने किसानों के संबंध में खुशी का इजहार करते हुए कहा कि भारी बाढ़ व सूखा पड़ने के बावजूद भी हमारे देश में किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। ये बात सही है कि भारत का मौसम कुछ इस प्रकार का है कि कई बार बाढ़ का प्रकोप होता है तो कई बार सूखे का माहौल भी हमारे देश में पड़ता है, लेकिन किसानों ने अगर रिकॉर्ड उत्पादन करने की क्षमता देश में पैदा की है तो इसके लिए तो हमें देश के किसानों का धन्यवाद करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, उनका उत्साह वर्धन करना चाहिए। लेकिन किसानों के द्वारा किए गए उत्पादन का रखरखाव, भंडारण की व्यवस्था पर सरकार को अभी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 2012-2013 के बजट में, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश में लाखों किसान ऐसे रहे कि जिन्होंने रिकॉर्ड उत्पादन कर तो किया, लेकिन उनके उत्पादन को भंडारण में रखने के लिए स्थान नहीं मिल सका। मुझे पंजाब की घटना याद है, किसानों को अपना आलू सड़कों पर फेंकना पड़ा। मुझे अपने उत्तर प्रदेश की घटना याद है, हापुड़ में, हमारे गाजियाबाद में, लखीमपुर खीरी में किसानों का गेहूं खेतों में पड़ा हुआ सड़ता रहा। किसानों का विकास किसानों के उत्पादन बढ़ाने से होगा, यह बात सही है, लेकिन किसानों के उत्पाद को सुरक्षित रखने का प्रबंध जब तक सरकार समुचित रूप से नहीं करती तब तक किसानों को सही उपज का लाभ नहीं मिल सकता।
इसलिए मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण में इस बात को जोड़ना चाहता हूं और सरकार से भी कहना चाहता हूं कि किसानों की भावनाओं को समझो और सुप्रीम कोर्ट के इशारे को भी समझो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को इंगित करते हुए कि केंद्र की सरकार और खाद्यान्न का रखरखाव करने में समर्थ है तो उस खाद्यान्न को मुफ्त में गरीबों में बांट देना चाहिए। यह देश का सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, हमें इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। हम सरकार की विकासशील नीतियों के साथ हैं, हम देश की प्रगति और देश के उत्थान में साथ हैं। हम सारे लोग अपने देश को विश्व पटल पर एक शक्तिशाली देश देखना चाहते हैं, लेकिन शक्तिशाली भारत तभी बन सकता है जब हमारे देश का शक्तिशाली किसान होगा। और शक्तिशाली किसान बनने के लिए हमें कुछ ना कुछ सख्त फैसले या सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। इसलिए महोदय, हमें किसानों के प्रति अभी और भी चिंता करने की आवश्यकता है, खासतौर से भंडारण के मामले में। महंगाई, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार की बहुत सारी प्रतिबद्धताओं को दोहराया। हम सारे लोग, सारा देश भी इस बात से चिंतित है कि जिस गति के साथ हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, अगर समय रहते हुए कोई ठोस योजना इस पर नहीं बनाई गई तो जितना मर्जी हम कोशिश प्रयास करें, हम अपने देश को तरक्की की दिशा में आगे नहीं बढ़ा सकते। महोदय, अभी सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादक उसके मूल्यों का निर्धारण खुद करेंगे। शायद डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार के इस कदम को बेहतर कदम नहीं कहा जा सकता, और जिसका दुष्परिणाम आज हमारा देश भुगत रहा है। अब तो यह भी याद नहीं रहता कि एक महीने में कितनी बार दाम बढ़े हैं। अब तो यह याद रखना भी मुश्किल है कि पेट्रोल डीजल कब किस दाम बिक रहा है। आज कुछ दाम होता है, कल कुछ और दाम होता है। मैं महोदय आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह बात जोड़ना चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से फैसला ले। अगर तेल उत्पादक अपने तेल का मूल्य खुद निर्धारित करेंगे तो सरकार के मंत्रालय की जिम्मेदारी क्या बचेगी? सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागना चाहती है? सरकार को यह जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सब्सिडी का प्रावधान डीजल के लिए खासतौर से हमारी सरकार ने रखा, लेकिन हमारे देश का बहुत बड़ा पूंजीपति वर्ग, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन उस सब्सिडी का लाभ ले लेते हैं, और जिन किसानों को उस सब्सिडी का लाभ मिलना चाहिए वो उससे कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है। हमारे सदन में अनेकों बार इस मुद्दे पर चर्चा हुई, और मैं ये विनती, ये अनुरोध आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं कि सरकार को इस डीजल पर सब्सिडी के फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, इस पर दोबारा सोचना पड़ेगा। और मेरा यह सुझाव है, मेरा यह मत है कि खासतौर से डीजल विक्रेताओं के लिए हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। किसानों के लिए सब्सिडी के साथ
डीजल मिले, व्यापारियों को अगर बिना सब्सिडी भी डीजल दिया जाएगा तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़ी कंपनियां किसानों और गरीबों के डीजल की सब्सिडी का लाभ लेते हैं। इस लाभ को वास्तविक लोगों तक पहुंचाना कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारियों में हमें शामिल कर लेना चाहिए। उम्मीद उसके बाद की जा सकती है कि देश के किसानों में कहीं ना कहीं खुशहाली की लहर जरूर आएगी। महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में और प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में सरकार ने अनेकों बार अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और देश के लोगों ने पसंद किया कि हां, कोई स्कीम अच्छी है जिसके जरिए यातायात की सुविधाएं सुगम हो सकेंगी, देश के लोगों को आने जाने में सुविधा का एहसास होगा। लेकिन आज भी बहुत सारी कठिनाई और बहुत सारी मुश्किलें जिससे आज इस सदन के सदस्य भी दो चार होते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को ठोस नीति बनानी पड़ेगी। खासतौर से एनसीआर की बात अगर हम करें, एनसीआर चाहे गाजियाबाद की बात हो, चाहे गुड़गांव की बात हो, चाहे और दूसरे एरिया की बात हो, आज ये पूरा एनसीआर जाम की चपेट में आ गया है। सुबह पार्लियामेंट आना हो, मालूम नहीं होता समय से पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना को विस्तारित तो किया, लेकिन कार्य गति इतनी धीमी है कि लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। महोदय, दिल्ली से जाने वाला NH-24 जो लखनऊ के लिए निकलता है, दिल्ली से जाने वाला देहरादून NH-58, दिल्ली से जाने वाला कानपुर रोड NH-91, दिल्ली से जाने वाला सहारनपुर रोड, इनकी हालत आज भी इतनी खस्ता है कि उस पर आवागमन बाधित है। अनेकों बार सदन के माध्यम से तमाम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराया, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ा सकारात्मक नतीजा उस पर नहीं निकल सका। इसलिए मैं सरकार के संज्ञान में यह अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हो, आवश्यक है। प्रधानमंत्री सड़क योजना का विस्तार हो, बहुत आवश्यक है। लेकिन इनके विस्तार का काम कम से कम ऐसे ठेकेदारों के हाथ में ना दीजिए जो ठेका लेने के बाद काम करना पसंद नहीं करते, केवल कमीशन और घूसखोरी में वो उलझ जाते हैं। इसलिए इस पर भी कहीं ना कहीं अभी सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदय, जैसे आपकी पार्टी का जितना समय है उसमें से आधा हो गया, एक और माननीय सदस्य आपकी पार्टी से बोलने वाले हैं, ये ध्यान रख करके आप जल्दी कंक्लूड करिए। मेहरबानी मेहरबानी। महोदय, जैसे मैं शुरुआती दौर में कह रहा था कि समाज के हर तबके को हमें कहीं ना कहीं समान रूप से उसे अवसर प्रदान करने पड़ेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। और खासतौर से मैं कहना चाहता हूं, देश के अनुसूचित जाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में, ओबीसी के बारे में सरकार को इन वर्गों के बारे में विशेष योजना इनके विकास के लिए चलानी पड़ेगी। तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि आज भी देश के विभिन्न विभागों में आरक्षित वर्गों के नौकरियों का कोटा पूरा नहीं हो सका है। बेरोजगारी एक तरफ है, रिजर्वेशन का कोटा रिक्त है। सरकार को कोई ना कोई विशेष स्कीम चलाकर इस पर भी अपनी राय जरूर व्यक्त करनी चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने आवास के संबंध में बहुत ही
अच्छी योजना का जिक्र किया, हम भी इसके समर्थन में हैं, हम भी इसके पक्ष में हैं। और उन्होंने 45,000 से वो आर्थिक जो सहयोग की राशि है उसको 75,000 किया है। हालांकि आज के महंगाई के दौर में एक मकान को बनाने के लिए यह राशि बहुत उपयुक्त हमें नहीं लगती है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि सरकार अगर वाकई आवास विहीन लोगों को आवास देना चाहती है तो चाहे वो कैसे दे या ना दे, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की लीडर बहन कुमारी मायावती जी ने मानवर काशीराम शहरी गरीब आवास योजना का संचालन किया, उन्होंने 2-2 कमरों के पक्के मकान जिसमें लैट्रिन बाथरूम रसोई भी शामिल था, ऐसे करीब 1,31,000 लोगों को निःशुल्क भवन बनाकर दिए, जो एक एग्जाम्पल बना उत्तर प्रदेश में कि गरीब के लिए आवास की योजना अगर कोई सफल योजना हो सकती है तो मानवर काशीराम शहरी गरीब आवास योजना हो सकती है। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार इसी प्रकार की योजना केंद्र की ओर से भी प्रारंभ करे ताकि पक्के मकान मिलकर बनकर गरीबों को मिल सके। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बारे में कि देश की सरकार और भारतवर्ष का योजना आयोग प्रतिवर्ष दलितों के विकास के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान की धनराशि जारी करता है। आज भी बहुत सारे प्रदेश में और देश के विभागों में यह स्पेशल कंपोनेंट प्लान का फंड रिलीज नहीं हुआ है। रिलीज की बात छोड़िए, 2010 में जब हम यह पहली बार इस सदन में उपस्थित हुए, एमपी बनकर आए, उस समय राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। महोदय संज्ञान में लाना चाहते हैं कि उस समय राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में अकेली दिल्ली की सरकार ने 744 करोड़ रुपया खेलों में डाइवर्ट किया था। इस मुद्दे को हमारी पार्टी के सांसद श्री सचिव मिश्रा जी ने 3/8/2010 को उठाया, जिस पर देश के उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे चिदंबरम साहब, उन्होंने 24/8/2010 को जवाब देते हुए यह कहा था कि इस धनराशि को हम वापस कराएंगे और दलितों के विकास पर खर्च कराएंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक भी वो 744 करोड़ रुपए की धनराशि जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के जरिए दलितों पे खर्च की जानी चाहिए थी, वो डाइवर्ट होकर उनके विकास में खर्च नहीं हुई है। इसलिए मैं सरकार से इस बात का अनुरोध करूंगा कि दलितों के विकास, पिछड़ों के विकास, किसान मजदूर जो गरीब तबका है, इसके सर्वांगीण विकास के बारे में भी अगर आप योजना बनाएंगे और इनको साथ लेकर चलेंगे तभी हमारा देश भी विकासशील बन सकेगा, तभी देश खुशहाल हो सकेगा। आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत दिल से